Okay, does any have any question regarding previous lectures so far? क्या किसी को पिछले लेक्चर्स के हवाले से कोई सवाल पूछना है? ऑलराइट, मैंने अभी सारी असाइनमेंट्स ओपन करके नहीं देखी कि कितना सब लोगों ने सब लोगों के रोल नंबर्स उसमें मौजूद हैं या नहीं मौजूद। गालबन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी तक सबकी असाइनमेंट्स आ चुकी होंगी, क्योंकि और ये मैं अब सब लोगों को ये भी बता दूं कि नेक्स्ट टाइम से भी जब भी कोई आप असाइनमेंट सेंड करेंगे तो आप क्लास के पहले तक, जिस दिन, जैसे आज मंडे है, मैंने मंडे लास्ट डेट की थी, तो जिस टाइम आपका लेक्चर स्टार्ट होता है उससे पहले तक आपने सबमिट करवानी है। उसकी वजह ये है कि एग्जैक्टली जब मैं ये लेक्चर ख़त्म करूँगा, मैं जितनी असाइनमेंट्स मेरे पास आई होंगी उनको एक सेपरेट फोल्डर में सेव कर लूँगा, और उसके बाद मैं जो व्हाट्सएप पे मुझे रिसीव होंगी उनको दोबारा से कॉपी नहीं करूँगा। ठीक है, सो ये तब तक टाइम है आपके पास सबमिट करने का। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अच्छा, इससे पहले कि हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें, तो उसके लिए आपको एक और चीज़, और वो चीज़ ये है कि आप लोगों ने जो नेक्स्ट असाइनमेंट है, मैंने गालबन पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था फ्लो चार्ट्स के बारे में। दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक था एल्गोरिदम और दूसरा था फ्लो चार्ट्स। सो आप लोगों ने अब नेक्स्ट असाइनमेंट जो है, अगेन मैंने पहले फ्राइडे को कहा था, लेकिन अब आप लोगों ने फिर से नेक्स्ट मंडे को ही ये असाइनमेंट सबमिट करनी है। ठीक है, सो असाइनमेंट ये है, गौर से सुन लें कि जो मैंने फ़ोल्डर आप लोगों को सेंड किया था सी प्लस प्लस के हवाले से, और मैंने उसके लिए बता भी दिया था कि उस फ़ोल्डर को कैसे आप लोगों ने एक्सेस करना है। ठीक है, सो वो फ़ोल्डर जो है, ओके, सो आज की असाइनमेंट भी मुझे सेंड कर दें क्लास के बाद तक भी अगर, लेकिन खैर आज के असाइनमेंट के लिए आपके पास है थोड़ी सी एक्सटेंशन, लेकिन नेक्स्ट डे की एक्सटेंशन नहीं। ओके, सो खैर चले, नेक्स्ट असाइनमेंट आपके पास ये है कि आप लोगों ने जो मैंने फ़ोल्डर सेंड किया था सी प्लस प्लस वाला फ़ोल्डर, मैंने सबको बता दिया था एक मीटिंग अरेंज करके कि उस फ़ोल्डर को आपने किस तरह से एक्सेस करना है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर इंटरनेट का इशू था, हमें आवाज़ सही से सुनाई नहीं दी या हमें मेथड सही से समझ नहीं आया, तो मैं ऐसा करूँगा कि एक दो दिन तक वो दो सेपरेटली रिकॉर्ड करके वो सारा प्रोसीजर आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अगेन यूट्यूब पे ही मैं अपलोड कर दूंगा। वहीं से आप लोगों ने अगर मेरे वो एक दो लेक्चर्स जो मैंने देखे हैं वो देख लिए हैं, तो उसी चैनल पे मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपने देख लेना। सो आपने क्या करना है कि वो फ़ोल्डर ओपन करना है, उसमें 7 या 8 या तकरीबन 10 प्रोग्राम्स होंगे। वो प्रोग्राम्स आपने ओपन करने हैं, डेव सी प्लस प्लस में ओपन कर लें या नोटपैड में ओपन कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपने उस प्रोग्राम को रन करके नहीं देखना, आपने उस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाना है। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं और जो मैंने उनको टाइटल दिया है, वही टाइटल आपने अपनी असाइनमेंट में देना है।
और उनके फ्लो चार्ट्स बनाने, ठीक है, सबके फ्लो चार्ट्स। सो ये आप ग्रुप में मैसेज कर दें, CR और GR जो भी हैं, कि नेक्स्ट मंडे को अगेन क्लास स्टार्ट होने से पहले तक का आपके पास टाइम है। आप लोगों ने वो C++ वाला पूरा फोल्डर उठाना है और उसमें जितने प्रोग्राम्स मैंने दिए हैं उन सब प्रोग्राम्स के आपने बनाने हैं फ्लो चार्ट्स। ओके, सो फार सो गुड। चलिए फर्दर प्रोसीड करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सब लोग इस बात का जवाब दे पाए। तो सवाल ये है कि हमारे पास दो तरह के डिवाइसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस और दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ जी, कोई बता सकता है दोनों में फ़र्क क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फ़र्क क्या है? सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि दो तरह के डिवाइसेस हम डील करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो दोनों तरह के डिवाइसेस में फ़र्क क्या है? दोनों तरह के डिवाइसेस में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? सर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे चले और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करती हैं, जैसे ट्रांजिस्टर और डायोड। दैट्स ओके, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल आप लोगों के पास है कि अगर एक पंखा है या एक ट्यूबलाइट है या एक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जबकि एक मोबाइल फ़ोन और एक कंप्यूटर वगैरह ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। इवन टीवी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सो हमें कैसे पता कि जी ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और दूसरी चीज़ें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जैसा कहा गया कि हम इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं आम जुबान में बात करूं तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑन करने के बाद, दोनों चलते बिजली पे ही है। आप कंप्यूटर को या लैपटॉप को या मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो वो चलेगा नहीं। तो आपको पहले चार्जर लगा के या बिजली के ज़रिए उसको पहले देनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वो अगर वो बैटरी पर भी चल रहा है। अगर कोई बैटरी पर नहीं चल रहा, जैसे टीवी बैटरी पर नहीं चलता, तो उसको तार लगानी पड़ेगी, बिजली देनी पड़ेगी। दोनों बिजली पे चलते हैं, पंखा भी बिजली से चलता है, ट्यूबलाइट भी बिजली से चलती है और कंप्यूटर भी बिजली से चलता है। लेकिन फ़र्क क्या है कंप्यूटर में और एक फ़ैन में, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिक डिवाइस में ये फ़र्क है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम ऑन होने के बाद, मतलब करंट दे देने के बाद डिसाइड नहीं कर सकते कि ये डिवाइस चले या ना चले, या मुख्तलिफ तरह से चले या वगैरह कुछ, ठीक है। मसलन फ़ैन ऑन करना है तो फ़ैन ऑन करना है, उसने हवा देनी है। हाँ, आप सवाल ये कह सकते हैं कि फ़ैन ऑन करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन तो होता है कि हम उसको स्लो या फास्ट कर सकते हैं।
सो बेसिकली वो जो स्लो फास्ट करने के लिए फैन के साथ हम एक एक्स्ट्रा चीज लगाते हैं जिसको रेगुलेटर कहते हैं. सो रेगुलेटर इटसेल्फ इज अ ओके. हम रेगुलेटर कहते हैं उस चीज को जो कि हमारे पास पंखे को स्लो या फास्ट करने के लिए यूज होता है. अगर वो रेगुलेटर ना लगाएं तो पंखे को हम स्लो फास्ट भी नहीं कर सकते. तो वो रेगुलेटर इटसेल्फ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है. सो हर वो चीज जो बिजली से चले लेकिन उसको करंट देने के बाद हम ये डिसाइड कर सकें, कम से कम एक आधी चीज डिसाइड कर सकें जो कि करंट देने के बाद हमारे पास ऑप्शन हो कि ये जो चीज है वो मुख्तलिफ तरह से वर्क कर सके. इन शॉर्ट डिसीजन मेकिंग का की जा सके तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाता है. मिसाल के तौर पर हम अपना कंप्यूटर चलाते हैं, ऑन करते हैं तो हमारी मर्जी है कि हम कंप्यूटर पे पेंट ऑन करना चाह रहे हैं. हमारी मर्जी है हम कंप्यूटर पे कोई गूगल चलाना चाह रहे हैं. हमारी मर्जी है हम कंप्यूटर पे कोई वीडियो देखना चाह रहे हैं. हमारी मर्जी है हम कंप्यूटर पे डेव सी प्लस प्लस ओपन करना चाह रहे हैं. ये सारे हमारे डिसीजन है ना. हम ऑन करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि कंप्यूटर में क्या चीज़ करनी. इसी तरह टीवी जब हम ऑन करते हैं तो हम अपनी मर्जी से उसका चैनल चेंज कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस, उसका वॉल्यूम वगैरह थ्रू आउट सारा कुछ चेंज कर सकते हैं. इस तरह मोबाइल फ़ोन में हम सारा कुछ कर सकते हैं थ्रू आउट, डिफरेंट चीज़ें चेंज कर सकते हैं. सो ऑन. अच्छा बच्चे, स्क्रीन अभी मैंने शेयर की नहीं है. ओके. सो ये सारा कुछ जो है वो हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जहाँ पर हम कुछ ना कुछ डिसाइड कर सकते हैं. सो आज जो हम लेक्चर देखेंगे वो हमारे पास बेसिक्स हैं डिसीजन मेकिंग की. अब कंप्यूटर को मैंने कहना है कि जी डिसाइड करें. कंप्यूटर को मैंने ऑप्शन देनी डिसाइड करने की. ठीक है. तो कैसे कंप्यूटर कैसे डिसाइड करें. फॉर एग्जांपल ये बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है आज का लेक्चर और बेसिक ऑफ रोबोटिक्स भी है. बेसिक्स ऑफ रोबोटिक्स से मुराद क्या है. आज आप लोगों ने वो बड़ा देखा होगा शायद, नाम सुना हो, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. सो बेसिकली क्या करते हैं, हमने अपने कंप्यूटर्स को डिसीजन करने की पावर देनी है. लेकिन जाहिर सी बात है कि हम कंप्यूटर्स को सारा कुछ खुद करने को क्यों अलाउ नहीं कर सकते. क्यों नहीं अलाउ कर सकते. अगर कंप्यूटर्स अपने फैसले खुद ही करते रहेंगे तो फिर हमें फ़ायदा क्या. हमें तो मशीन चाहिए वो जो हमारे ऑर्डर पे काम करे. सो हमने कंप्यूटर को फैसला करने की ताकत भी देनी है और अपने ऑर्डर भी बनवाने हैं. तो फिर हम दोनों चीज़ें इकट्ठी कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो उसका जवाब ये है कि हम उसको सारी ऑप्शंस नहीं देंगे. हम उसको सिर्फ कुछ ऑप्शंस देंगे और उसी में से उसको डिसाइड करने का तरीका बताएंगे. और ऐसा होगा कि वो कंप्यूटर जो डिसाइड करेगा हमेशा वही डिसाइड करेगा जो हम चाहते हैं कि वो डिसाइड करे. कैसे. दिस इज टुडेज टास्क. ओके. सो आज मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन और आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज कॉल्ड कंडीशनल स्ट्रक्चर्स. जी आप सब लोगों को तो सुनाई दे रही है, सॉरी स्क्रीन दिखाई दे रही है. Yes, sir. ओके. फरहीन ने ठीक है हो गया. ठीक है चले. सिंस सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है सो वी आर हियर. चैप्टर नंबर 5 कंडीशनल स्ट्रक्चर्स. सो कंडीशनल स्ट्रक्चर से मुराद क्या है. कंडीशन लफ्ज से मुराद होता है शर्त. ठीक है. सो कंडीशनल से मुराद है ऐसी स्ट्रक्चर से मुराद है कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कोई शर्त हो. ठीक है. सो ये शर्त वाली कंडीशन ही हम देखेंगे यहाँ पर, स्ट्रक्चर्स ही देखेंगे इस चैप्टर में. सो बेसिकली है क्या जी. कशफ
कोई बात पूछना चाह रहे हैं? ओके, सो सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की। सो व्हाट इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर? बेसिकली हम करते क्या है, a statement used to control the flow of execution in a program is called control structure. अगर हमारे पास एक प्रोग्राम में हमने एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना है तो उसको कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इस बात से मतलब क्या, हम आगे चल के देखिए फिर हमें मतलब ज़्यादा क्लियर होगा। द इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन थ्री काइंड्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टू कंट्रोल एग्जीक्यूशन फ्लो। द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। सो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली तीन तरह के होते हैं और वो लॉजिक को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। अब लॉजिक से मुराद क्या है? चलो, सॉरी, लॉजिक से मुराद क्या है? चलो, ओके, ये चीज सब लोगों ने देखी है। एंड गेट, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास लॉजिक की बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले कि दो इनपुट्स दें और उसका कोई ना कोई आउटपुट आएगा, और दोनों इनपुट्स अगर हम वेरी करें तो आउटपुट वेरी करने लग पड़ेगा। किस तरह से? एक खास लॉजिक के तहत, एक खास मंतक के लिहाज से, और उसको हम एंड लॉजिक कहते हैं। सो इसी तरह हम जब कंट्रोल सीक्वेंस की बात करते, कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमारे पास हम लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, कंप्यूटर के लॉजिक। और क्योंकि कंप्यूटर्स भी एंड गेट्स की तरह जीरोस और वन में डील करते हैं, इसीलिए फिर हम जब कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो भी जीरोस और वन में डील करेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर एज फॉलोस। तो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं वो ये है। पहला है सीक्वेंस। अच्छा, in sequential structure the statements are executed in same order in which they are specified in program. तो सीक्वेंस में क्या होता है कि जो भी हम स्टेटमेंट्स देते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर में ही डील होती है। मतलब ये देखिए, पहली पहले डील होगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, एंड सो ऑन। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों को याद हो फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट के जो एरोज हैं वो हमेशा उस तरफ को होती हैं जिस तरफ को प्रोग्राम रन हो रहा होता है। तो ये देखिए सारी एरोज नीचे की तरफ हैं, इसका मतलब है स्टेटमेंट वन के बाद स्टेटमेंट टू आएगी, और स्टेटमेंट टू के बाद स्टेटमेंट वन नहीं आ सकती। स्टेटमेंट वन ने स्टेटमेंट टू से पहले ही आना है, और इसी तरह यही तरतीब रहेगी, ये तरतीब खराब नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू दिस फ्लो चार्ट, ठीक है। सो दिस इज सीक्वेंस के हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दे दी और वो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक तरतीब से ही रन होंगी, उनकी तरतीब खराब नहीं हो सकती। पहली चीज़ थी सीक्वेंस। दूसरी चीज़ है सिलेक्शन। A selection structure selects a statement or set of statements to execute on the basis of condition. अच्छा, अब हम इस तरह करते आए हैं कि हमने जो C++ के प्रोग्राम बनाए उसमें जितना कुछ हमने प्रोग्राम में लिखा वो रन हुआ, या मिसाल के तौर पर हमने जितने भी सी आउटपुट लिखे वो हमें सी आउटपुट में नजर आए। लेकिन कई बार मैं बतौर प्रोग्राम ये चाहता हूँ कि जी मैं सी आउटपुट में लिख ज़्यादा चीज़ें दूँ, लेकिन हर दफ़ा हर चीज़ डिस्प्ले ना हो। एक आम सी मिसाल ले लेते हैं। मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैं क्या करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर रहा हूँ, और मैं सारे को कहता हूँ कि जी एंटर कर दें। जब मार्क्स एंटर हो गए तो मैंने कहा कि जी चले जी इस मार्क्स जो है ना वो 40% जो है वो पास है, 40% से नीचे फेल है, ठीक है। सो मैं अपने प्रोग्राम को कहूँगा कि अगर तो मार्क्स 40% से ज़्यादा हो तो मुझे डिस्प्ले कर दे आउटपुट में पास, और अगर आउटपुट में 40% से कम हो तो मुझे आउटपुट कर दे फेल। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैंने कंप्यूटर को कहना है कि जी तूने पास या फेल में से एक चीज डिस्प्ले करनी है, तो मैंने उसको दोनों चीजें सी आउटपुट में लिख के तो दिखानी है ना। सो अगर
वो मैं दोनों चीज़ें लिख के दिखाऊंगा तो दोनों चीज़ें तो फिर रन हो जाएंगी, फिर तो दोनों चीज़ें पास और फेल। अगर अच्छा, कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर आपकी बुक में आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ अगर सिलेक्शन का टॉपिक है तो फिर ओके, अगर नहीं है तो फिर आप किसी से ये बुक शेयर कर सकते हैं, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अदरवाइज खैर, मूविंग फर्दर कि अब पास और फेल अगर मैं दोनों चीज़ें प्रोग्राम में सी आउटपुट में लिख दूंगा तो फिर तो प्रोग्राम में दोनों चीज़ें आउटपुट हो जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट के नाम के साथ एक ही चीज़ लिखी जाए, पास और फेल दोनों ना लिखा जाए, यहाँ पास यहाँ फेल लिखा जाए। उसके लिए फिर मैं जो कमांड यूज करता हूँ उसको सिलेक्शन कमांड कहते हैं। और किस तरह से उसमें होता क्या है कि हम एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, ये देखिए हम एक कंडीशन लगाते हैं और वो कंडीशन या तो सही हो सकती है या तो गलत हो सकती है। अगर वो सही हो तो दोनों जो सी आउटपुट लिखे हैं उसमें से एक, पहली वाली जो मैंने कहा था सही के लिए, वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर वो कंडीशन गलत हो तो दूसरी कंडीशन डिस्प्ले हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आवर कंडीशन। सो इस तरह की कंडीशन जो है वो सिलेक्शन कंडीशन कहलाती है। थर्ड इज रेपिटेशन। रेपिटेशन जैसा कि नाम से जाहिर है, चीज़ों का बार बार रिपीट होना, ठीक है। रिपीटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अच्छा ठीक है, पहले देखिए ये जो था इसको हम इसके जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। फ्लो चार्ट सीक्वेंस में हमारे पास कोई प्रोग्राम अपने क्या कहते हैं सरात मुस्तकीम से हटता नहीं है। उसको कहा जी कि पहले सी आउटपुट ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, वो करता रहता है। आज तक जितने भी हमने प्रोग्राम देखे हैं वो हमने ये सीक्वेंस वाले देखे हैं, जिसमें पहली चीज़ पहले रन होगी, दूसरी चीज़ बाद में, तीसरी चीज़ तीसरे नंबर पे, चौथी चीज़ चौथे नंबर पे, एंड सो तरतीब बार रन होती रहती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो सिलेक्शन, उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हमने एक काम उसको कहा कंप्यूटर को और उसमें कोई कंडीशन लगा दी कि अगर ये कंडीशन सही है तो पहली वाली स्टेटमेंट बताना, पहली वाली स्टेटमेंट को रन करना, और अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो दूसरी वाली स्टेटमेंट को रन करना। लेकिन दोनों इकट्ठी नहीं रन करनी। उसको आप फ्लो चार्ट में ऐसे देख सकते हैं कि कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट, दोनों इकट्ठी नहीं रन होगी, दोनों में से एक रन। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। और तीसरी है रिपीटिशन। रिपीटिशन एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। रिपीटिशन में क्या होता है, एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स बार बार रन की जाती है, ठीक है। इसको कहा जाता है आइटरेशन स्ट्रक्चर या लूप, ठीक है। सो ये तीसरी तरह की है। अभी तक इन तीनों चीजों में से हमने सिर्फ पहली चीज देखी है, सीक्वेंस देखी हुई है। जितने भी प्रोग्राम हमने बनाए सीक्वेंस में देखे, सिलेक्शन और रिपीटिशन हमने नहीं देखी। सिर्फ चले रिपीटिशन का हम वो देख लेते हैं स्ट्रक्चर। अब आपको फर्ज करें कि आपने स्क्रीन पर लिखना है आई लव पाकिस्तान, ये मिसाल दें, और वो लिखना है आपने 100 दफा। एक तो तरीका बड़ा आसान है कि आप सी आउट लिखें और लिखे आई लव पाकिस्तान, उसके बाद एंड लाइन कर दें और फिर उसी लाइन को 100 दफा नीचे कोड में लिख दें। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप कोड में 100 दफा वो चीज़ को लिखेंगे तो एक तो आपका वक्त भी बहुत ज़्यादा लगेगा और दूसरा कि आपकी गलती के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे कि 100 में से अगर 97 टाइम्स हो गया या 103 टाइम्स हो गया या 101 टाइम्स हो गया, फिर आपकी गलती के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो दूसरा ये कि अगर मैंने 100 दफ़ा एक चीज़ खुद ही लिखनी है तो फिर मैं कंप्यूटर इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ। कंप्यूटर का फ़ायदा तो ये है कि हमारे काम को आसान करे। तो अगर मुश्किल काम ही मैंने करना है तो फिर मुझे क्या फ़ायदा कंप्यूटर का। उसके लिए फिर मैं ऐसी चीज़ करता हूँ कि बजाय ये कि मैं खुद 100 दफ़ा लिखूँ, मैं कंप्यूटर को कहूँगा कि तू मुझे 100 दफ़ा लिख देगा। दिस इज एडवांटेज ऑफ कंप्यूटिंग। सो मैं एक कमांड लगाता हूँ जो कि रिपीटिशन कमांड कहलाती है।
और उसमें मैं एक दफ़ा आई लव पाकिस्तान लिखता हूँ और साथ कमांड लिख देता हूँ कि इसी लाइन को कंप्यूटर को कह देता हूँ कि इस लाइन को तूने 100 दफ़ा लिख के दिखाना है मुझे। 100 दफ़ा लिख के दिखाना है मुझे, तो वो कंप्यूटर उसको करेगा। तो कंडीशन उसको कही तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो स्टेटमेंट एक दफ़ा लिखेगा, फिर देखेगा कि क्या कंडीशन पूरी हुई, नहीं कंडीशन तो कहा था 100 दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा लिखेगा, फिर देखेगा, फिर तीसरी दफ़ा लिखेगा, फिर 4 दफ़ा 5 दफ़ा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बार बार घुमाता जाएगा, 100 दफ़ा घुमाएगा, और जब वो देखेगा कि जी 100 दफ़ा हो गई, फिर वो अपने प्रोग्राम को एंड कर देगा। ठीक है। फोर्थ थिंग इज फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है? अच्छा, फंक्शन कॉल इज अ टाइप ऑफ स्टेटमेंट दैट मूव्स अ कंट्रोल टू अनदर ब्लॉक ऑफ कोड। सो अक्सर औकात फंक्शन स्टेटमेंट ये फंक्शन कॉल ये होता है कि कई बार मैंने कमांड किसी और जगह लिखी है और उसको रन मैं किसी और जगह करवाना चाहूँ, तो उसके लिए फंक्शन कॉल यूज करें। सो फंक्शन कॉल की मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, ये सवाल हाँ ये चले। ये एक फाइल है जिसमें मैंने एक थीसिस बनाया, इसमें मैंने फंक्शन कॉल बड़ी जगह पर यूज किया। मैं आपको मिसाल दिखाता हूँ। चले, ये देखिए, ये है चैप्टर्स, और चैप्टर्स में हर टॉपिक के सामने लिखा हुआ है कि किस पेज नंबर पर है। अब अगर पढ़ने वाले ने कोई एक खास टॉपिक पढ़ना है, तो एक तो तरीका ये है कि वो यहाँ से देख ले कि जी किस पेज पर वो टॉपिक मौजूद है। जैसे मैंने अगर प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ना है, तो मैं देखता हूँ जी 35 नंबर पेज पर मौजूद है, तो मैं 35वें पेज पे चले जाऊँगा और जाकर पढ़ लूँगा। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं इसके ऊपर फंक्शन कॉल लगा देता हूँ। मैं ये कह देता हूँ, मैंने अपने कोड में ये कह दिया हुआ है कि इसके ऊपर एक बटन बना दें। तो ये आप देख सकते हैं कि जी प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के ऊपर ये एक रेड सी लाइन लगी हुई है, बॉक्स लगा हुआ है। इसका मतलब है ये बजाते खुद एक बटन बन चुका है। इसको एक बटन बना दें, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये ऑटोमेटिकली उस जगह पे आ जाएगा। तो देखिए, अगर मैं इस पर आके क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस पे आ गया। ठीक है। फिर अक्सर औकात हमें सवाल में ऐसा होता है कि हमें इक्वेशन कोई डील करनी पड़ती है। इक्वेशंस दी होती है, जैसा कि यहाँ पे देख लें। ओके, और उस इक्वेशन में कहा गया होता है, कोई रेफरेंस दिया होता है क्योंकि उस चैप्टर में ये इक्वेशन। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वेशन 2.52। अब पढ़ने वाला देखेगा कि जी अच्छा, इक्वेशन 2.52 में इसने ये बात कह दी हुई है, तो मैं जाके पीछे ढूंढूं इक्वेशन 2.52 है कौन सी। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर मैंने फंक्शन कॉल लगा दिया हुआ है और ये भी बजाते खुद एक रेफरेंस बन चुका है, बटन बन चुका है। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली इक्वेशन 2.52 पे आ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट फंक्शन कॉल डज, कि आप वहां पर रेफरेंस लगा देते हैं और फंक्शन बजाते खुद वहां पे चले जाता है जहां पे उसको जाने का कहा गया। ठीक है। सो ये चार हिस्से, ये चार हिस्से हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, जिसमें से एक हिस्सा हमने बेतहाशा दफा पढ़ लिया हुआ। बाकी तीन हिस्सों को अब हमने पढ़ना है और उनको हम डील करेंगे। ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन से, लेकिन उससे पहले हम एक रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ लें। सो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्योंकि यूज किए जाएंगे, और इस वजह से रिलेशनल ऑपरेटर्स होते क्या है? रिलेशनल जैसा कि नाम से जाहिर है, ताल्लुक जाहिर करने वाले ऑपरेटर्स। ठीक है। ऐसे ऑपरेटर्स जो किसी के साथ ताल्लुक जाहिर करें, मतलब मैंने दो नंबर्स लिखने या दो वेरिएबल्स लिखने, तो उनका आपस में ताल्लुक क्या है उसको जाहिर करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होंगे, दोज आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है।
तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम जानते हैं, पहला ये ग्रेटर देन, ठीक है, ये ऑपरेटर जो है ये ग्रेटर देन कहलाता है, मतलब जो लेफ्ट साइड में नंबर लिखा है वो राइट साइड का से बड़ा होगा। इसी तरह ये लेस देन ऑपरेटर, इसका मतलब जो लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा है वो राइट साइड वाले से छोटा होगा, ठीक है। ये डबल इक्वल जो है वो हम यूज करते हैं जब हमारे पास इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर है, ठीक है। सो डबल इक्वल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कई बार हमने ग्रेटर देन इक्वल भी यूज करना होता है, लेस देन इक्वल भी यूज करना होता है, ठीक है। अच्छा खैर, फिर दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल। ग्रेटर देन एंड इक्वल आप लोगों ने सेट्स में पढ़ा होगा। सो अगर मैं लिखता हूँ, चले मैं आपको फर्क बता देता हूँ, एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, इसका मतलब होगा 2 एक्स इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 एंड सो, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो फिर उसका मतलब होगा x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ओके, समझ आ गई कि अगर x ग्रेटर देन 1 लिखूंगा तो x की वैल्यू में 1 खुद नहीं शामिल होगा, लेकिन अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखूंगा तो x की वैल्यू में 1 भी शामिल होगा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। इसी तरह लेस देन इक्वल टू में भी वही फर्क है जो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है दैट इज नॉट इक्वल, ठीक है। सो जो हम क्या कहते हैं अलजबरा में ऐसे लिखते हैं, ऐसे मतलब इक्वल लिख के हम कट कर देते हैं। सो अगर ऐसे हम कंडीशन लिखते हैं तो उसके लिए ये चीज यूज होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेस देन नॉट इक्वल, ठीक है। सो और ये कुछ एग्जांपल दी गई है रिलेशनल एक्सप्रेशन की। रिलेशनल एक्सप्रेशन 100 ग्रेटर देन 15 ट्रू, ठीक है, 25 लेस देन 5 फॉल्स। और ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और उसके सामने लिखा हुआ है कि लेस देन है ये ट्रू है स्टेटमेंट्स या फॉल्स है, ठीक है। सो ये आपके सामने 100 ये ट्रू है, ये फॉल्स है, फॉल्स है, ट्रू है। अच्छा अगेन ट्रू है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू, 1 नॉट इक्वल टू 2 ट्रू, 5 नॉट इक्वल टू 5 एंड दैट इज ट्रू। तो ये सारी हमारे पास स्टेटमेंट्स की एग्जांपल है। ये क्यों हम देखते हैं, क्योंकि हम ट्रू और फॉल्स के जरिए से ही तो कंप्यूटर को बता सकते हैं कि करना क्या है। कंप्यूटर को कम से कम इतना तो पता हो कि कोई चीज़, कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो मैंने ये करना है, कोई स्टेटमेंट फॉल्स है मैंने ये करना है। अगर वो ट्रू फॉल्स भी नहीं जानता तो फिर तो कंप्यूटर हमारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा, डिसीजन कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो हमें स्टेटमेंट्स वो यूज़ करनी है जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, फिर ही हमारे पास कंप्यूटर के लिए दो ऑप्शन बचे, ठीक है। तो कल को हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट से और हम सिलेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर। सो दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स के 4 हिस्से होते हैं। पहला सीक्वेंस जो आज तक हम सीख पाए, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा रिपीटिशन एंड फोर्थ इज फंक्शन कॉल। सो सीक्वेंस हम पहले पढ़ चुके हैं और जो है सिलेक्शन उससे हम कल को स्टार्ट करें, ठीक है। कोई सवाल, किसी को कोई सवाल पूछना है? ओके, इन केस किसी को सवाल नहीं पूछना तो मैं अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सब लोग याद रखिएगा कि नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोगों ने मंडे को सबमिट करनी है, मंडे को सबमिट करनी है। That's all. कि आयशा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।